नमस्कार। भारत की 140 करोड़ जनता को मेट्रो टुडे लाइव की तरफ से जय हिंद। मैं श्री शंकर विक आज मेट्रो टुडे लाइव में एक स्पेशल एपिसोड लेके हाजिर हुआ हूँ, जो कि डॉक्टर अब्रिल मलिक जी के साथ है। 1 टू 1 होगा ये और डॉक्टर अब्रिल मलिक जी बताएँगे कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं ये और केसरिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर अब्रिल मलिक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अब्रिल मलिक जी, आपसे सीधा सवाल है मेरा कि आप ये बताएं कि 2024 में बहुत बढ़िया बीजेपी करने जा रही है, लेकिन सीटें भी बहुत अच्छी लेने जा रही है। आप ये बताइए कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 में? सीधा सवाल है आपसे, बोलिए। वो मैं ही नहीं बता रहा हूं, पूरे देश की जनता चिल्ला कर बता रही है। एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी जी। जी, जी। सबको मालूम है और आपको भी मालूम होगा, मुझे लगता है। जी। और जहां तक बात है सीटों की, तो सीट हमारी 500 से अधिक आने जा रही है, ये सबको मालूम है और जनता कह रही है। और वोट जनता देती है, जनता को मालूम है। इस बार एनडीए 500 पार स्पष्ट तौर पर जा रहा है, क्योंकि हमने काम किया है। हम कह रहे हैं 400 पार, लेकिन जनता कह रही है 500 पार। और ये स्पष्ट रूप से साबित हो जाएगा 4 तारीख को और 4 जून को। 2 काम होंगे, तो एनडीए 500 पार जाएगा, दूसरा होगा कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना तय है। कांग्रेस मुक्त भारत उस दिन बन जाएगा और मैं पुनः आपके चैनल पर आकर इंटरव्यू दूंगा। इस बात को आप समझ लीजिए। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस तरह से जो राजनीति चल रही है इस समय, देखिए बहुत सारे आप पार्टी है जिस तरह की वो लोग अंदर जा रहे हैं, सारे नेताओं को अंदर किया जा रहा है। इसके पीछे कई लोग ये बोल रहे हैं कि बीजेपी का हाथ है, क्योंकि बीजेपी को कहते हैं कि आपसे ही बीजेपी को बहुत ज्यादा डर है। क्या ऐसी कोई सत्ता आपको नजर आ रही है? बीजेपी का हाथ हो, ऐसा कहीं सबूत हो तो आप दिखा दीजिए। और नंबर 2, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम नहीं भेजते अंदर कोर्ट भेजता है, जेल में कोर्ट भेजता है, बीजेपी नहीं भेजती है। बीजेपी कोर्ट नहीं है और बीजेपी की जेल भी नहीं है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग इस विषय को नहीं समझते, इस विषय को बगैर समझे वो कुछ भी अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। जी। आप डॉक्टर साहब, एक आप एलएलबी भी हैं, आप एडवोकेट भी हैं, तो आपसे स्पष्टीकरण हम ये चाहते हैं कि क्या ये जो राजनीति चल रही है, इस तरह की गलत राजनीति मार्केट में, इसका कुछ स्पष्टीकरण आप करेंगे क्या आपके बारे में? देखिए, बिल्कुल यूपीए के लोग हैं, घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, इस प्रकार की बेबुनियाद बात निरंतर करते रहते हैं, जिससे कोई लाभ किसी भी प्रकार का यूपीए को बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। ये भी मालूम है अच्छे से, क्योंकि जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करती है, जनता का हमारे ऊपर विश्वास है। और जिस प्रकार से हमने विकास किया है और इन्होंने विनाश करने का जो कार्य किया है, वो सबने देखा है, सबको मालूम है। 2004 से 14 तक कुछ नहीं हुआ। 4 से 14 तक सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, परिवारवाद हुआ, जातिवाद हुआ, और 14 के बाद विकास हुआ। ये सबने देखा है। जी। और ये रियलिटी है। यूपीए ने जातिवाद को, परिवारवाद को, भ्रष्टाचार को, गरीबी को, बेरोजगारी को, महंगाई को बढ़ावा देने का कार्य किया। यूपीए ने बोफोर्स घोटाला किया, यूपीए ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया, सत्यम घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, कॉमनवेल्थ घोटाला किया। 1975 से 1977 के मध्य में इस देश में इमरजेंसी लगाने का कार्य किया, आपातकाल लगाया, हजारों विपक्षी नेताओं को, हजारों कार्यकर्ताओं को, हजारों लोगों को जेल में ठूसने का कार्य किया। जी। उसके बाद इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, उसके बाद संविधान की हत्या की, उसके बाद ये हमारे से सवाल पूछ रहे हैं। ये इस प्रकार के लोग हैं। संविधान, लोकतंत्र की हत्या इन्होंने की है और प्रश्न ये हमारे से कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए कार्य कर रही है। गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों, संतों, सबका सम्मान करने का कार्य यदि किसी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, किसी नेता के द्वारा किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। ये सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। हम राशन देने की बात करते हैं, ये लूटने की बात करते हैं।
ये धीरज साहू के विषय में नहीं बोलते, ये राम मंदिर निर्माण का विरोध करते हैं, ये 370-35 से हटाने का विरोध करते हैं, ये पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं। इन्हें इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये कहते हैं 370-35 से हटने के बाद क्या हुआ, हम बता रहे हैं क्या हुआ। 370-35 से हटने के बाद आतंकवाद समाप्त हुआ। 370-35 से हटने के बाद जिस प्रकार से कश्मीर के युवाओं को पत्थर के अलावा पत्थर हटाकर जिस प्रकार से हमने लैपटॉप दिया, ये सबको मालूम है। पहले सब पत्थरबाजी किया करते थे, आज वही नौजवान लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर का युवा किस प्रकार से खेल के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, वो सब देख रहे हैं, सबको मालूम है। ये बेबुनियाद बात करते हैं और इससे कोई किसी भी प्रकार का लाभ नहीं इन्हें होगा। यूपीए ने क्या कुछ किया, यूपीए ने चारा घोटाला किया, यूपीए ने खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किया, ये इन्होंने किया। यूपीए ने आदर्श घोटाला किया। ये धीरज साहू के विषय में बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये पालघर के विषय में नहीं बोलेंगे। जिस प्रकार से पालघर में संतों की निर्मम हत्या हुई, उस विषय पर यूपीए के लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये मौन है। राहुल गांधी पालघर के विषय पर नहीं बोलेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा पालघर के विषय पर नहीं बोलेंगी, सोनिया गांधी पालघर के विषय पर नहीं बोलेंगी। अब आप आ जाइए राजस्थान में, ये कन्हैया लाल टंडन के विषय पर नहीं बोलेंगे, ये मौन है। पूरा गांधी परिवार मौन है, पूरी कांग्रेस पार्टी मौन है, पूरा मंडिया गठबंधन मौन है, ये नहीं बोलेंगे उस विषय पर। ना राहुल गांधी का कोई बयान आया, ना प्रियंका गांधी का कोई बयान आया, ना मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई बयान आया, या सोनिया गांधी का कोई बयान आया। ये परिवारवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, बेबुनियाद बात करने वाले लोग हैं, तथ्यों के आधार पर ये बात नहीं करते हैं। ना इन्हें तथ्य मालूम होते हैं, ना इन्हें तथ्यों की आवश्यकता होती है, दोनों ही बात है। इन्हें तथ्यों की जरूरत भी नहीं है, ये फैक्ट्स चाहते भी नहीं है, और इन्हें फैक्ट्स मालूम भी नहीं है। ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये देश की जनता को गुमराह करने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करते हैं, जिसमें ये असफल हुए हैं और असफल ही होंगे, क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, और बेनिफिशियरीज यही मौजूद हैं। आप अपने स्टूडियो से निकलिए, अपने कैमरे को घुमाइए, आपको बेनिफिशियरीज नजर आएंगे। बेनिफिशियरीज भारत के ही लोग हैं, पहले इटली के लोग हुआ करते थे, आपको सब मालूम है। देश की जनता बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है। आज का वोटर, आज का युवा बहुत जागरूक है। उसके साथ साथ यूपीए वाले लोग कौन लोग हैं, ये काला धन को बढ़ावा देते हैं, ये घोटाले में विश्वास रखते हैं, ये जनहित में विश्वास नहीं रखते। ये हर्षद मेहता के शेयर घोटालों पर नहीं बोलेंगे यूपीए के लोग। अब शांतनु बनर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, को एंकर। शांतनु जी, डॉक्टर अब्दुल मलिक जी बता रहे थे कि बीजेपी के बारे में, कि बीजेपी ने क्या क्या अपने कार्य किए हैं और बीजेपी का जो रथ है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, वो 500 पार की बात कर रहे थे। शांतनु बनर्जी, आपको कोई सवाल पूछना है तो डॉक्टर अब्दुल मलिक से पूछ सकते हैं। शांतनु जी, हेलो। हाँ जी, हाँ, धन्यवाद सुशील जी। पूछिए। अविरल जी, यहाँ तक, क्योंकि मैदान तो बड़ा साफ नजर आता है, क्योंकि अब तो आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से धराशायी सी ही लग रही है। तो जो खेमे में जो अभी जो बात चल रही है, तो आप क्या बोलेंगे? आप तो इसको 500 के पार देखते हैं, लेकिन कुछ मेरे को लोगों ने ऐसा बताया है कि अभी जो नया जो ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में कांग्रेस अपनी वापस से पैठ बनाने में लगी हुई है, और ये माना जा रहा है कि वो कहीं 300 साढ़े 300 के अंदर आके ये नहीं रह जाए, कुछ ऐसा कुछ आंकड़ा कुछ नजर आ रहा है। तो आप क्या, आप पूरे सुनिश्चित तौर पे बोल रहे हैं कि आपका एनालिसिस हो सकता है, और आपका एनालिसिस तब भी आया था शांतनु जी, आपका एनालिसिस जब भी आया था जब 5 राज्यों के चुनाव थे, लेकिन जनता ने अपना एनालिसिस दिखा दिया। राजस्थान में भी भाजपा आई, और मध्य प्रदेश में भी भाजपा आई। इस बार पूरे देश में भाजपा आने जा रही है। एग्जैक्टली। नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है। आप राष्ट्रीय तौर पे पूरी मेजोरिटी तो आएगी, उसमें तो कोई शक नहीं है। अब
बात सिर्फ इतना है कि वो कौन सी सीमा तक कहां पहुंचती है, 300 के पार, 400 के पार, अब वो कहां तक जाती है उसकी बात है। के पार जनता कह रही है 500 के पार, मैं तो कह रहा हूं 400 पार, लेकिन जनता कह रही है 500 पार। अब इसमें हमारी कोई खता नहीं है, वोट जनता को देनी है और जनता हमें वोट देने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन ये जो कुछ जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे अभी बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा चला है, या मणिपुर के हिंसा की बात चल रही है, या ये जो दूसरी चीजें आ रही हैं बीच में, तो ये बोल रहे हैं कि ये सब एक तानाशाही रवैया है, तो इस वजह से ये सारा है। तो इसलिए थोड़ा सा जो उथल पुथल सा जो कुछ नजर आ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो इनकी जो बात चल रही है, या मणिपुर की हिंसा की जो है, वो अभी तक लोग भूले नहीं है, तो इनसे कुछ कोई फर्क पड़ेगा? अविरल जी। जी देखिए, घोटालों को प्रमोट करने वाले लोग हैं, ये आईपीएल का घोटाला करते हैं, मधुकोड़ा के घोटाले पर ये कुछ बोलते नहीं है। और उसके साथ साथ आपको मैं स्पष्ट कर देता हूं, जनता को ये स्पष्ट नजर आ रहा है, ये आपातकाल लगाने वाले लोग हैं और ये कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या कर दी, संविधान की हत्या कर दी। लोकतंत्र की कहां हत्या हो गई? सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। आपने अभी कहा इलेक्टोरल बॉन्ड, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर फैसला किसका आया? सुप्रीम कोर्ट का आया। जब लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कैसे दे दिया? इसका जवाब इनके पास नहीं है। ये बिना तथ्यों के बात कर रहे हैं, कंटिन्यू बोल रहे हैं, बगैर फैक्ट्स के बोल रहे हैं, और जनता इनको समझ रही है। इस देश का नागरिक अनपढ़ नहीं है, इस देश का वोटर अनपढ़ नहीं है। आज युवा बहुत जागरूक है। जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, तब से सब कुछ मालूम है। इस बात को जानना पड़ेगा। हमने किसानों के लिए भी कार्य किया है, सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के द्वारा किसानों का ऋण माफ भी किया गया था। इस बात को भी याद रखना पड़ेगा। हमने क्राइम भी समाप्त किया है उत्तर प्रदेश की, जहां तक बात है। और जिस प्रकार से माफिया राज हुआ करता था, गुंडा राज हुआ करता था, उसे समाप्त करने का कार्य योगी जी के नेतृत्व में किया गया है। लेकिन ये इस विषय पर नहीं बोलेंगे। इन्होंने आपातकाल लगाया तो हजारों लोगों को जेल में ठूस दिया, सबके अधिकार छीन लिए, लोकतंत्र की हत्या कर दी, संविधान की हत्या कर दी। इन्हें एक्सपीरियंस है लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का, इसीलिए ये दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जैसे ये खुद है, ऐसा ही दूसरों को सोच रहे हैं। ये खुद भ्रष्टाचारी हैं तो दूसरों को भी कह रहे हैं कि ये भी भ्रष्टाचारी है। ये खुद लोकतंत्र और संविधान की हत्या करते हैं तो दूसरों को भी कह रहे हैं कि ये भी करते हैं। इनके पास फैक्ट्स मौजूद नहीं है। इन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ये बिना सर पैर की बात कर रहे हैं, बगैर तथ्यों की बात कर रहे हैं, विदाउट एविडेंस बोल रहे हैं। और राहुल गांधी तो माहिर है इस काम में। राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। और एक और बात, शांतनु जी, आपके विषय पर आता हूं। इंडी गठबंधन के, घमंडिया गठबंधन के पास कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं है। आप बताइए इनका पीएम कैंडिडेट कौन है? हमारे पास तो है, सबको दिख रहा है। इनका पीएम कैंडिडेट कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं, आपस में लठबजवा है, अपनी विचारधाराओं से समझौता करके ये एक मंच पर आए हैं। सारे भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, अपने परिवारों को बचाने के लिए। जब ये रैली हुई थी रामलीला मैदान की, आपने देखा होगा, सारे परिवार आए हुए थे, मंच पर सारे परिवार थे। मैं आपको एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा अविरल जी, कि आरबीआई ने कहा, अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए ये आरबीआई ने बोला है कि एक अपारदर्शी वित्तीय उपकरण है, ऐसा संज्ञा आरबीआई ने दी है। और ये भी उसका कहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन का प्रचार और ये सीमा पार से जो जालसाजी होती है उसको बढ़ावा देगी, ऐसा आरबीआई ने कहा। ये मनी लॉन्ड्रिंग करेगी। दूसरा एक और मैं आपको एक आंकड़ा, अब मैं बताता हूं, वहीं मैं आता हूं। 2014 से पहले इनकी सरकार हुआ करती थी। आपको मैं 1 मिनट में बता देता हूं, ज्यादा लंबा समय मैं नहीं लूंगा। ये 2014 से पहले भी जब चुनाव होते होंगे तब भी कहीं खर्चा होता होगा। कहां से चंदा आया, कितना पैसा आया, किसी को आपको मालूम है? 1980 में किस पार्टी को कितना डोनेशन आया, किसने दिया? आप बताइए। अब तो कुछ पता भी चल जाता था। नहीं, तो बात तो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की चल रही है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अभी
16-17 और 2021-22 में 9,188 करोड़ रुपए में से ऐसा बताया गया, आंकड़े ऐसा है कि 5,272 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले हैं। तो इतना जब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के इतने पैसे में से मतलब 58% जो पैसे हैं वो बीजेपी को मिले हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि सिर्फ एक पार्टी के पास इतने पैसे आए तो निश्चित रूप से ये किसी ना किसी रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड का डिसीजन जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था, ट्रांसपेरेंसी के लिए लिया गया था। हमने करप्शन को समाप्त करने के लिए लिया था, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लिया था और ट्रांसपेरेंट हो सब कुछ, उसके लिए हमने ये डिसीजन लिया था। ईमानदारी की दृष्टि से लिया गया था, सुधार के रूप में इसको लिया गया था अरुण जेटली जी के द्वारा उस समय में। इसको समझना चाहिए, लेकिन जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का वो ठीक है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। नहीं तो इसमें करप्शन कहाँ खत्म होगा, इसमें तो करप्शन बढ़ेगा, क्योंकि अगर जो कॉर्पोरेट कंपनीज जिन्होंने ये चंदा दिया है, चंदा मतलब इलेक्ट्रल फंड्स की बेसिस में, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बेसिस में, देखिए मुद्दा ही नहीं है, नंबर एक ये मुद्दा ही नहीं है, जनता के मध्य में ये मुद्दा ही नहीं है। शांतनु जी आप जाइए, आप मध्य प्रदेश में जाइए, राजस्थान में आप जाइए, उत्तर प्रदेश में आ जाइए, किसी गांव में आप जाइए, किसान के पास जाइए, उससे पूछिए कि मुद्दा क्या है, असल मुद्दा क्या है। किसान अपना असल मुद्दा बताएगा कि हमें किसान सम्मान निधि मिल रही है, इससे वो संतुष्ट है, सॉइल हेल्थ कार्ड मिला है, इससे वो संतुष्ट है, और छोटे किसानों का जो कर्ज माफ हुआ था यूपी में, उससे वो संतुष्ट है। किसानों के मुद्दे कुछ और है। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ये किसान नहीं देता है, ये कॉर्पोरेट कंपनीज या शेल कंपनीज, जो डूबियस कंपनीज हैं, जो जिनका अस्तित्व कुछ नहीं है, लेकिन बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज। देखिए आप ऐसे सवाल करेंगे तो फिर मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, आप इस आंकड़े को मुझे कृपया करके दे दीजिए। ये शांतनु जी जो कर रहा था अडानी अंबानी का, तो अडानी ने कितना पैसा दे दिया हमें, अडानी ने हमें कितना पैसा दे दिया, अविरल जी मेरी बात सुनिए, अडानी ने हमें कितना पैसा दिया, इस बात को आप स्पष्ट कर दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कॉर्पोरेट कंपनीज, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, इसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा मैं। कॉर्पोरेट कंपनीज जो हैं वो इलेक्ट्रॉल मिला है, कांग्रेसियों को भी मिला है पैसा, भारतीय जनता पार्टी को ही केवल नहीं मिला है, तो समझने का प्रयास कीजिए। और मोदी जी के द्वारा भी इस बात को स्पष्ट कर दिया गया, यही लोग पछताएंगे जो इस विषय को लेकर नाच रहे हैं, आज खुशी मना रहे हैं, यही लोग पछताएंगे। आप जैसा और मेरे जैसा व्यक्ति इलेक्ट्रल बॉन्ड्स नहीं खरीदता है। ये करोड़ों रुपए के जो बॉन्ड्स हैं ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स खरीदती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स खरीद के अपनी पसंदीदा, वो मुझे सब मालूम है, वो सब मालूम है मुझे, उसमें कोई समस्या नहीं है। देखिए वो सब मालूम है, जनता के क्या है। देखिए आज का डिबेट का इंटरव्यू का टॉपिक कुछ और है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर हम एक दिन अलग से चर्चा कर लेते हैं। आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा आपने ये टॉपिक रखा है, तो इसी विषय पर हम रहते हैं। टॉपिक की नहीं है, मैं तो आपको नहीं, जो मुद्दों की बात है मैं वो मुद्दों की बात कर रहा हूँ कि जो ये मुद्दे बन रहे हैं उनमें से एक मुद्दा इलेक्ट्रल बॉन्ड का है, और ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब एक मिनट, शांतनु जी का कहना यह है कि ये जो मुद्दे बन रहे हैं, ये मुद्दे से हो सकता है कि बीजेपी के सीट आने में कुछ इफेक्ट हो, ये कहने का मतलब है। इसलिए कोई इफेक्ट नहीं होगा। साहब सुनिए, मैंने इन्हें उत्तर दे दिया, इनका प्रश्न था बिल्कुल जायज प्रश्न था, मैंने इन्हें उत्तर दे दिया। अब ये संतुष्ट है नहीं है वो एक अलग विषय हो सकता है, मैंने इन्हें उत्तर दे दिया। अब्रिल जी आप बिल्कुल सही है, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है, आप अपनी जगह, शांतनु जी भी बिल्कुल सही है। कहने का मतलब यह है कि जो आप लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं 500 पार या 400 पार, उसमें ये चीजें हिडन्स आएंगी क्या? जैसे मणिपुर का केस है, या आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड है, या आपका कोई चीज और है, उसको लेके मुद्दा बनेगा पालघर का इशू, मुद्दा बनेगा कन्हैयालाल टेलर का हत्याकांड। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। टेलर एक मुद्दा है, पालघर एक मुद्दा है, संदेश खाली एक मुद्दा है, इमरजेंसी एक मुद्दा है, पिछले सारे तमाम घोटाले जितने मैंने आपको गिनाई, इतनी लंबी सूची गिनाई, वो मुद्दा बनेंगे। एग्जैक्टली
यही पूछने का जनता मतलब के है। लिए कार्य किया वो मुद्दा बनेगा। हमने जो गरीबों को राशन दिया वो मुद्दा बनेगा। हमने जो आवास दिए वो मुद्दा बनेगा। हमने जो शौचालय दिए वो मुद्दा बनेगा। Exactly. हमने जो पहुंचाने का कार्य किया वो मुद्दा बनेगा। विरल जी, फिर मुद्दा तो ये भी बनेगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसका भी मुद्दा बनेगा। देखिए अब आप आइए, बिल्कुल आपने बेरोजगारी का विषय उठाया। बेरोजगारी के विषय में आप बताइए इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? आप बताइए, मैं नहीं बता रहा हूं, पहले आप बताइए आपको क्या लगता है, आपके निजी विचार क्या है? राजनीति से हट जाइए, ये राजनीति का विषय नहीं है। ये राजनीति का विषय नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं, एक मिनट में। राजनीति का विषय इसलिए नहीं है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या सबको सरकारी नौकरी दे पाना संभव है? आप बता दीजिए, सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी? ये मेरे से अंबानी को गाली देते हैं, अब अडानी अंबानी कितनी नौकरियां दे रहे हैं जरा बताएं। ये जो अजीबोगरीब बात करते हैं, ये जरा बताएं, अडानी अंबानी कितनी नौकरियां दे रहे हैं? नौकरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये बताओ। अविरल जी, आप मेरे से नहीं पूछ सकते हैं कि मैं नौकरी दूंगा नहीं दूंगा। मैं आपसे पूछ सकता हूं, क्योंकि आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं पूछ सकता हूं। आप मेरे से नहीं पूछेंगे ये, क्योंकि नौकरी देने का मेरा काम है। नौकरी देने के लिए अरे सुनिए जरा, आपने सवाल को गलत समझ लिया। नहीं, ये सवाल को पार्टी का समझ लिया। ये प्रश्न मैं पूछूंगा, ये प्रश्न करेंगे कि मैं नौकरी दूंगा, क्योंकि मैं नौकरी देने की हालत में नहीं हूँ, इसलिए मैं नौकरी नहीं दे सकता। लेकिन देने के लिए शांतनु जी, डॉक्टर अब्दुल मलिक का ये कहना है। आपको नहीं कहा विक साहब, एक मिनट, मैंने इन्हें बिल्कुल नहीं कहा, एक मिनट आप सुन लीजिए, मैंने इन्हें बिल्कुल नहीं कहा नौकरी देने के लिए, मैंने परमानेंट सॉल्यूशन मांगा है। मैं राय लेना चाहता हूँ शांतनु जी की, इसमें क्या कुछ होना चाहिए? क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आवश्यक नहीं है? जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर भी कृपया आप अपनी दृष्टि डालिए, इस बात को भी कृपया आप समझाइए। यही तो मैं कह रहा हूं, अगर आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने क्या किया? जनसंख्या नियंत्रण, आप देखिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, अब सुनिए हम जनसंख्या नियंत्रण कानून डायरेक्ट ले आएंगे। एक मिनट, ऐसे होगा नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे मेरे विषय को। देखिए अगर डायरेक्ट हम ले आएंगे, मैं समझ रहा हूँ अविरल जी, मैं समझ रहा हूँ, आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जो मुद्दे जो आने चाहिए बीच में, वो मुद्दे नहीं आ रहे हैं। अभी राष्ट्र, देश का क्या हित है, देश को कहाँ चलना चाहिए, उस चीज पे बात नहीं हो रही है। बात दूसरे मुद्दों पे चल रही है, धर्म के ऊपर मुद्दा चल रहा है। जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए वो मुद्दे नहीं है। ये जनसंख्या नियंत्रण एक मुद्दा है, इस मुद्दे पे बात क्यों नहीं हो रही है? बेरोजगारी पे क्यों बात नहीं हो रही है? जो होनी चाहिए जनसंख्या नियंत्रण पर बात, मैं कह रहा हूँ खुद, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं इसका पक्षधर हूँ, जनसंख्या नियंत्रण पर बात होनी चाहिए। और सुनिए आप, गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं, हमारे केंद्र के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी, उन्होंने इस बात को कहा है, और देश विदेश में जिस प्रकार से हम लोग लगातार कह रहे हैं, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस पर क्या नियंत्रण हो रहा है? जो और ये सुनिए, भारत की समस्या नहीं, पूरे विश्व की समस्या एक प्रकार से है, कई देशों की समस्या है। जनसंख्या नियंत्रण बहुत आवश्यक। शिक्षा का जो स्तर है उस पर क्या बात हो रही है? जो उपचार की बात है, हॉस्पिटल्स की बात है, उस पर क्या बात हो रही है? तो डॉक्टर अब्दुल मलिक जी, IITs भी खुले हैं, IIMs भी खुले हैं, यूनिवर्सिटीज भी खुली हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी खुले हैं, कॉलेजेस भी खुले हैं, हॉस्पिटल्स भी खुले हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी खुले हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में भी हमने कार्य किया है, रेलवे सेक्टर में भी हमने कार्य किया है, हमने शिपिंग सेक्टर में भी कार्य किया है, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी कार्य किया है, रेलवे सेक्टर में भी कार्य किया है, हर सेक्टर में हमने कार्य किया है और लगातार कार्य चल रहा है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट की बात छोड़िए, मैं आपसे बात कर रहा हूं जो बेसिक एमिनिटीज है उनकी बात कर रहा हूं मैं। बेसिक एमिनिटीज में आप बेसिक एमिनिटीज है, अगर सड़क नहीं होगी तो कैसे आओगे जाओगे आप? बिना सड़क कैसे चलोगे? आपने बात शिक्षा की है, आप मेरे को बताइए IITs और IIMs कितने खुले हैं? कितने IITs IIMs खुले हैं? एक भी IIT नहीं खुला है, एक भी बताने लगूंगा नहीं, आपको 10 मिनट सुनना पड़ेगा, मिनिमम है 10 मिनट। अब मैं अपनी सूची गिनाता हूं, फिर आप बीच में इंटरप्ट करेंगे नहीं चलेगा। या तो आप अपने सवाल पूछ लीजिए,
या तो आप अपने सवाल पूछ लीजिए या फिर मेरी सुन लीजिए। मैंने आपको मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनकी बात की है, मूलभूत शिक्षा की सुविधा बात सड़क की नहीं है। है क्या? मूलभूत सुविधा पानी नहीं है क्या? तो आप तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की तो बात ही छोड़िए, मैं तो जो मूलभूत सुविधाएं उनकी बात कर रहा हूं मैं। जी, आप मूलभूत सुविधाएं पे बात कीजिए। आप साहब आप एक बार ये क्लियर कर दीजिए विषय क्या है आज का? डॉक्टर आज का विषय विषय जो क्या है, है? डॉक्टर वही विषय है है कि आप प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जो बनेगा वो तो बिल्कुल सही है। आप बता रहे हैं कि जो भी बनेगा बीजेपी का प्रधानमंत्री बनेगा वो है नरेंद्र मोदी जी, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। बात बिल्कुल सही है आपकी, प्रधानमंत्री के विषय पे ये चर्चा हो रही है, लेकिन जो सीटों की चर्चा हो रही है उसके बीच में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये आपसे क्लियर कर रहे हैं, जैसे कि जी, बेरोजगारी है, उन्होंने कौन किया? उसको भी लेकर सुन लीजिए, हो सकता है अब मैं क्लियर इनको करता हूं। लेके। हाँ बोलिए। बिल्कुल, देखिए फ्री कोविड वैक्सीनेशन की आप बात कर लीजिए, कोविड मैनेजमेंट हाँ की जी। बात कर लीजिए। कोरोना का समय आया था, उस समय ट्वीट खेल रहे थे बैठ करके विपक्ष के लोग, घर में जी, जी। ड्राइंग रूम में बैठकर ट्वीट किया करते थे। जी जी जी, हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतर करके मदद की लोगों की। बिल्कुल सही है। इस बात को समझना पड़ेगा। नहीं समझना Exactly, चाहते, सही लेकिन है। कुछ लोग आंखों पर पट्टी बांधकर ही जीवन जीना चाहते हैं, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कुछ लोगों की आदत बन चुकी है कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो करें। हर जगह है इस प्रकार के लोग, इस देश में हर कोने में ऐसे लोग पाए जा सकते हैं, लेकिन जनता उन लोगों को बहुत जल्दी पहचान लेती है, चाहे वो कहीं भी हो। और जहां तक विपक्ष की बात है, नहीं विक साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है विक साहब समझ रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोग किस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। और मैंने इतनी लंबी सूची इनको दिखाई, और लंबी सूची में गिना देता हूं। और आदरणीय शांतनु जी यहां पर मौजूद हैं, इन्होंने सवाल किया था, इन सवाल का मैं उत्तर देता हूं। देखिए जिस प्रकार से विकास की बात है, राष्ट्रवाद की बात है, तो इस विषय पर हम चुनाव लड़ने के लिए जनता के मध्य में जा रहे हैं। विकास हमारा मुख्य मुद्दा है। हम कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम जनहित की बात कर रहे हैं, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत कह रहे हैं, हम जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान की बात कर रहे हैं। और जनता इस बात को स्वीकार कर रही है, क्योंकि ये नारे केवल कागज पर नहीं दे रहे हैं, मौखिक रूप से नहीं दे रहे हैं, ये ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। हमने चीन और पाकिस्तान की कमर तोड़ने का कार्य किया, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का कार्य किया, हमने जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण कराया। और आप तो विशेष रूप से आप दोनों ही राजस्थान से आते हैं, और जल शक्ति मंत्रालय को आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी लीड कर रहे हैं कैबिनेट में एज ए कैबिनेट मिनिस्टर। इस बात को समझना पड़ेगा, क्यों नहीं बनाया इन्होंने जल शक्ति मंत्रालय? ये इन्होंने फिशरीज की बात क्यों नहीं की? हमने स्किल इंडिया की बात की, हमने डिजिटल इंडिया की बात की, हमने नमामि गंगे की बात की। हम नमामि गंगे की बात करते हैं, दूसरी ओर दिल्ली के आम आदमी पार्टी कहूं या जेल आदमी पार्टी कहूं, खैर जो भी है, उसके नेता अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था यमुना जी की सफाई करा दूंगा, अब तक नहीं हुई। आप आकर देख लीजिए यमुना जी को कहां साफ करा दिया। ये झूठ बोलने का कार्य करते हैं। दिल्ली दंगे इनकी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन ने कराए, उस समय का पार्षद था ताहिर हुसैन। इस बात को समझना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को मालूम है, दिल्ली के नागरिकों को मालूम है, और दिल्ली के नागरिक बहुत समझदार हैं, बहुत जागरूक है, दिल्ली का वोटर बहुत जागरूक है। दिल्ली के वोटर को मालूम है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। 7 में से 0 सीट मिलती आ रही है इनको। 2014 में भी 7 में 0 मिली, 2019 में भी 7 में से 0 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिली, और भारतीय जनता पार्टी को पूरी 7 में 7 दिल्ली की जनता के द्वारा दी गई। समझना पड़ेगा इस बात को। ये मोदी जी का मॉडल है, मोदी जी का डेवलपमेंट करने का तरीका है, जिसको जनता स्वीकार कर रही है, स्वीकृति प्रदान कर रही है। और यदि कोई इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता तो उसकी अपनी निजी राय हो सकती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जनता मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने घर दिए हैं, बेघरों को घर दिए हैं, शौचालय बनवाए हैं। ये बेघरों को घर दिए या अडानी अंबानी को नहीं दिए। शौचालय हमने अडानी अंबानी के घर में नहीं बनवाए, और ये चिल्लाते हैं अडानी अंबानी, तो मैं अब अडानी पर ही आता हूं।
अडानी का विषय है, राहुल गांधी अडानी को खूब गालियां देते हैं। अडानी के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया, इनकी तेलंगाना की सरकार ने एमओयू साइन किया अडानी के साथ। कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, तेलंगाना राज्य की सरकार एमओयू साइन करती है अडानी के साथ। क्यों करती है, क्या कारण है उसके पीछे, स्पष्ट करें आकर के। ये करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्यों नहीं करते? ये घबरा रहे हैं, बौखला रहे हैं। तेलंगाना में अडानी बढ़िया है, तेलंगाना से बाहर पूरे देश में अडानी बेकार है। ये दोगला रवैया अपना रहे हैं और जनता इनको समझ रही है कि इनकी किस प्रकार के इनके कृत्य हैं, क्या कुछ इनके द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, इस तरह से तो जो बीजेपी की जो आंकड़े हैं वो आंकड़े 400 पार जाएंगे या 500 पार जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक आंकड़ा तो ये सही बता रहा है कि अगर जो जनता इस तरह से सवाल कर रही है, जैसे बेरोजगारी है या और भी कई चीजें हैं, मणिपुर का ले लो केस, इससे कुछ तो अफेक्ट आएगा, आपकी सीटें कुछ तो गिरेंगी। ये मुद्दा बहुत मतलब दयनीय हो जाएगा, क्योंकि आने वाला कल कुछ नहीं कह सकते कि क्या कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस चुपचाप बैठी है, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, वो भी धीरे धीरे सेंध लगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी की सीटों में। आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा, चर्चाएं भी आप बहुत कर रहे हैं, इसके बारे में भी आप कुछ स्पष्टीकरण करें। देखिए, कांग्रेस का नेता कौन है आप ही बता दीजिए। राहुल गांधी है। राहुल गांधी को कितना सीरियसली इस देश की जनता लेती है वो सबको मालूम है। इससे अधिक इसका कुछ उत्तर हो ही नहीं सकता। और ये घोटाला करने वाले लोग हैं, घोटालों में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और वो सबके सामने है, कोई छुपा नहीं है। कैसे लोग इनकी पार्टी में हैं? कन्हैया कुमार है इनकी पार्टी में, सबको मालूम है। ये जेएनयू गैंग, शाहीन बाग गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग समर्थन करने वाले लोग हैं। यही गठबंधन गठबंधन के लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग का, शाहीन बाग गैंग का, राष्ट्र विरोधी गैंग का समर्थन करते हैं, जेएनयू गैंग का समर्थन करते हैं। सेना से सवाल पूछने वाले लोग यही आम आदमी पार्टी, खास आदमी पार्टी या जे आदमी पार्टी के ही लोग हैं जो सेना से सवाल करते हैं। और वो सेना से किए गए सवाल, राष्ट्र के खिलाफ की गई टिप्पणियां पाकिस्तान की अखबारों में, पाकिस्तान की मीडिया में हेडलाइन का रूप लेती है। बिल्कुल यही लोग हैं वो। सही। और जनता इन्हें समझ रही है, जनता देख रही है। जनता कोई अंधी नहीं है, वोटर कोई अंधा नहीं है। ये सोचते हैं वोटर अंधा है, ऐसा नहीं है। इन्हें जाग जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए। हमने हर बात के लिए कार्य किया है और जो कार्य किया है वो सबको दिख रहा है। 370 35A को हटाने की बात कर सकते हैं, 3 तलाक बिल की बात कर सकते हैं, जनधन योजना की बात की जा सकती है, स्टार्टअप इंडिया की बात की जा सकती है। योजनाओं की आप बात कीजिए, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना। और हम कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हर धर्म के व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, प्रत्येक योजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक देशवासी को मिल रहा। जी 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 शांतनु जी, आपको कुछ पूछना है या कंक्लूड करें हम? जैसे इन्होंने कहा है, अब तो ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि उत्तर और प्रत्युत्तर हर चीजों का है। जैसे अब ये फिर वो मुद्दे अलग से उठ जाएंगे। अब जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की बात है तो इसका प्रत्युत्तर में पुलवामा अटैक आ जाता है। शांतनु जी, अगर किसी और टॉपिक पे जाना है तो अपन कभी और लेंगे। 12 करोड़ शौचालय भी हमने दिए, वो भी समझना चाहिए। चंद्रयान मिशन सफलता की बात करनी चाहिए, कोविड वैक्सीनेशन की भी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब कंक्लूडिंग आप ये बता दें कि हाँ बोलिए। इमरान मसूद के बयान की बात करनी चाहिए। इमरान मसूद ने कांग्रेस मोदी जी को क्या कुछ कहा था, बोटी बोटी का बयान दिया, सबको मालूम है। जी अविरल जी मेरी बात सुनो, अविरल जी मेरी बात सुनो। हाँ बोलिए। मैं जो शांतनु जी बोले कर रहा हूँ ना, वो मुद्दे हैं कि जो आपका जो प्रोजेक्शन है
400 के पार या 500 के पार, इनमें ये चीजें बाधा बन सकती हैं क्या? मैं सिर्फ यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूं। मेरा मंतव्य है बोलने का, वो आप अन्यथा नहीं ले। मैं ये बीच में सिर्फ यही बोलना चाह रहा हूं कि क्या ये चीजें रोड़े डाल सकती हैं क्या? मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूं कि क्या ये चीजें रोड़े डाल सकती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। 400 का और आप बात कर लीजिए सबमरीन घोटाले की। सबमरीन घोटाला करने वाले यूपीए के लोग हैं, गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का घोटाला करने वाले यूपीए के लोग हैं। इन्होंने आकाश से लेकर पाताल तक घोटाला किए। ये ऊपर से नीचे तक कुछ नहीं इन्होंने छोड़ा। देश को लूटने का काम किया। 60 साल तक इन्होंने देश को लूटा। और बेरोजगार इस देश में कोई नहीं है। इस देश के युवा के पास रोजगार है। स्वरोजगार के अवसर हमारे द्वारा जिस प्रकार से उत्पन्न किए गए हैं वो बिल्कुल सबको मिले हैं। लेकिन आज के समय में बेरोजगार कुछ लोग हैं, कुछ परिवार आज बेरोजगार हैं। वो है गांधी परिवार। गांधी परिवार आज बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का यादव परिवार आज बेरोजगार है। लालू परिवार बेरोजगार है। ममता बनर्जी बेरोजगार है। अभिषेक बनर्जी बेरोजगार है। शरद पवार, सुप्रिया सुले बेरोजगार है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला बेरोजगार है। महबूबा मुफ्ती बेरोजगार है। और भ्रष्टाचारियों को पकड़कर जेल में किस प्रकार से डाला जा रहा है वो सबको दिख रहा है। हमने कहा था, मोदी जी ने कहा था, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। मोदी जी का यह बयान था। मोदी जी ने कहा था भ्रष्टाचारियों को कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो इन्होंने लूटा है वो सामने लाया जाएगा। और वो हो रही है। अगर ये लोग कहते हैं किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, बीमारी ये है इनको। और एक चाय वाले ने गांधी परिवार को बेरोजगार कर दिया, ये देख लेना चाहिए। जी जी जी। हमारी पार्टी वो पार्टी है सामान्य सा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और एक चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता हो। यदि ऐसा संभव है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अब्दुल मलिक जी, आपका जुड़ने के लिए मेट्रो टुडे से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय जय।